टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है पब्लिक के बीच से मुकाबला का। और आज हम जा पहुंचे हैं पूर्वांचल के आजमगढ़ में, जिसे समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहा करती है। लेकिन 2022 के उपचुनाव में यही गढ़ समाजवादी पार्टी के साइकिल से नीचे गिर गया और इसे कमल ने लपक लिया। जी हां, यहां से दिनेश लाल निरहुआ चुनाव जीते और धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से टक्कर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीच और धर्मेंद्र यादव के बीच में है। अपने अपने मुद्दों को लेकर बहस की जा रही है और लड़ाई अब गढ़ पर आकर सिमटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज मैनपुरी में डिंपल यादव को परास्त करने के लिए मोर्चा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला। भव्य रोड शो किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि इंडी अलायंस की अगर सरकार बनेगी तो गुलामी की साजिश एक बार फिर से रच दी जाएगी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। हालांकि एक बार फिर से मंदिर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया कि बीजेपी की जो राजनीति है या बीजेपी की जो नीति है वो इस देश की संस्कृति को समेटे हुए है। हालांकि आज अमेठी और रायबरेली की चर्चा भी दिन भर हुई। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, जबकि बीजेपी ने रायबरेली से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है, कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर बेटे करण शरण सिंह को टिकट दिया गया है। अब सवाल यह है, यूपी की लड़ाई किन मुद्दों पर छिड़ती हुई नजर आ रही है? अपने ही गढ़ में क्यों बेबस कांग्रेस नजर आ रही है? मैनपुरी से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार क्या रंग लेकर आएगी? इन्हीं तमाम सवालों पर होगा आज का मुकाबला। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान और अखिलेश यादव का पलटवार। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी से धकेलने की साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है हम करेंगे। भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़। ये बहुत अलग तरह के लोग हैं। अब इनकी नजर संविधान पर पड़ी है, संविधान को बदलने की। लेकिन जनता ने भी मन बना लिया है कि जो संविधान बदलने की बात करेंगे उन्हें वो सरकार से बदल देंगे, क्योंकि ये संविधान में जो हमें हक और सम्मान मिला है, संविधान जो हमें अधिकार देता है, उसको छीनने का नया तरीका निकाला है। तो सोचो, जब सब निजी हाथ में चला जाएगा तो बताओ हमारे और आपके आरक्षण और नौकरी का क्या होगा? बताओ ये संविधान को मिटा रहे हैं कि नहीं मिटा रहे हैं? तो सवाल यही है, 80 की रस्सा कसी, क्या अखिलेश और राहुल गांधी की विरासत फंसी? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला की शुरुआत। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सहजनानंद राय जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं, एसबीएसपी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और आशुतोष द्विवेदी स्टेट कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, आज आप ही के साथ शुरुआत करूंगी और आपसे मेरा सवाल ये, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके गढ़ में जाकर गरजे और उन्होंने देश की जनता को ये साफ कर दिया है कि अगर आपको वोट दिया तो आप गुलामी की साजिशों में एक बार फिर देश को झोंक देंगे।
गुलामी का प्रतीक अगर इस देश में कोई है तो भाजपा की सरकार है। गुलामी के अगर दौर याद करेंगे तो आपको नाम मिलेंगे जो हमेशा से अंग्रेजों की चमचागिरी करके ही अपनी सत्ता को 1935 में यही जो है जब उस समय जनसंघ हुआ करता था उसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई। तो गुलामी के दौर से ये लोग हमेशा अंग्रेजों की चाटुकारिता किए हैं और आज गुलामी की बात करते हैं। देश की आजादी के बाद से लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने चरम पे पहुंचाया, उस तरह की आजादी के बाद आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं मिला होगा आपको ये कभी देखने को नहीं मिला होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कानून बना करके इस देश को लूटने का काम किया माननीय मोदी जी की सरकार ने। और कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, हम देशभक्त हैं। देश का कुछ ऐसा संस्थान बताइए जो बिकने से बचा हो। सारे सरकारी संस्थानों को इन्होंने औने पौने दामों में बेच दिया और कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मुझे कसम इस मिट्टी के। अरे क्यों ऐसा कसम खाते हैं आप कि आप सब कुछ आपको देखिए याद होगा। मैं आपको एक रिपोर्ट लेके आया हिंदुस्तान अखबार की, आज उसमें छपा हुआ है कि जो वैक्सीनेशन हुआ कोविड के दौरान, उस वैक्सीनेशन को लेकर के दिल ही नहीं जोड़ों का दर्द भी दे रही है वैक्सीन। ये हिंदुस्तान की अखबार की कटिंग है और उसमें जो है परसेंटेज वाइज लिखा है कि कितना परसेंट हार्ट के मरीज बढ़ गए। आप लोगों को कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो जा रहा है, 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो जा रहा है। और इस तरह से जो हार्ट अटैक हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि एस्ट्राजेनिका कंपनी है ब्रिटेन की और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की, दोनों ने मिल करके लेकिन सर ये तो एक सीरियस इशू है और मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। तो ये मंच नहीं है कि मैं इस पर गंभीरता से चर्चा करूं और इसे सियासत का रंग में उड़ाऊं, क्योंकि अगर यहां से वैक्सीन की बात करूंगी तो बेवजह लोगों में पैनिक क्रिएट होगा। मैं 10 सेकंड लूंगा। एक सेकंड सर, मैं सिर्फ आपसे इतना चाह रही हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह रहे हैं कि आप तो इस देश के अल्पसंख्यकों को भी बांटने पर तुले हुए हैं। ओबीसी पिछड़ा वर्ग तो छोड़ दीजिए जिनका आरक्षण छीनने की कोशिश की जा रही है। जानती हैं इस तरह का वक्तव्य क्यों आ रहा है? CSDS का एक सर्वे आया है और उस सर्वे में है कि 23% लोग महंगाई से परेशान है, 27% लोग बेरोजगारी से परेशान हैं और मात्र 8% लोग हिंदू मुस्लिम के ऊपर कंसर्न है। और जो भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी हिंदू मुस्लिम है उस पे मात्र 8% जनता ध्यान दे रही है। 92% जनता हिंदू मुस्लिम को नकार चुकी है। इसीलिए बौखलाहट में माननीय मोदी जी हिंदू मुस्लिम इनका तो आप पर्दाफाश करते हैं, लेकिन आपको ये भी तो बताना होगा ना, जब मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब ये वाला मुद्दा उठाते हैं, तो आप क्यों इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते? क्यों नहीं बता पाते कि आप इसके खिलाफ हैं या इसके साथ खड़े हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आरक्षण को लेकर के जिस तरह से योगी सरकार आज भी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट के बैठी है योगी सरकार, वो आरक्षण कब देगी? चुनाव के पहले ही सरकार कहती थी हाँ हम आरक्षण देंगे, लेकिन चुनाव बीत गया, पिछड़े समाज दलित समाज का सर यही दिक्कत है। आपसे जब आपकी पार्टी को लेकर सवाल पूछा जाए, आप लोगों से समाजवादी पार्टी पर सवाल पूछा जाए तो आपको याद बीजेपी आती है। बीजेपी का जवाब देने के लिए राय साहब आपके बराबर में खड़े हैं। मैंने मुस्लिम आरक्षण पर सीधा सवाल पूछा था, हाँ या ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हमेशा जो है पिछड़े दलितों का आरक्षण ये सरकार लूट के बैठी, उसको देना चाहिए। सर मैं पूछ रही हूँ मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आरक्षण कोई रेवड़ी नहीं है। आरक्षण जो है तो फिर समझाइएगा कांग्रेस को आरक्षण, तो फिर समझाइएगा ना, फिर समझाइएगा कि क्यों कर्नाटक में प्रैक्टिस हो रही है, क्यों आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस हो रही है, अपने साथियों को समझाइएगा। खैर राय साहब, अब ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव आपके हाथों से निकल रहा है, इसलिए खुलकर हिंदू मुसलमान के पिच पर खेलने के लिए आ गए हैं, खुलकर इस देश की जनता को डराकर वोट बटोरने के लिए आ गए हैं। पहले तो मैं आज के शो में इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और विशेष तौर पे हमारे अभी समाजवादी पार्टी के साथी, मुझे हंसी आ रही थी। कहावत है कि सूप हंसे चलनी हंसे जिके 72 छेद, यही कहावत चरितार्थ हो रही थी कि प्रश्न आप क्या कर रही हैं और उत्तर क्या मिल रहा है। जहां तक आपने आरक्षण की बात इनसे पूछी और पिछड़ों के बहुत रहनुमा बनने वाले ये लोग कह रहे हैं पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ों का आजादी से लेकर अब तक पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार की बात करने वाले, उनको संवैधानिक अधिकार अगर किसी ने दिया है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और जहां तक बांटने की बात ये कर रहे हैं, जहां तक बांटने की बात कर रहे हैं, बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, बांटने का काम केवल समाजवादी पार्टी करती आई है उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में तो इनका कोई अता पता नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने जब इनको हक और हकूक और शासन चलाने का अवसर दिया था, यही नारा लगता था उत्तर प्रदेश में, जो खाली प्लाट हमारा
वो खाली पार्ट समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा करते थे। गाड़ी कौन? जिस गाड़ी में सबसे बड़ा झंडा, उसमें समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा गुंडा दिखाई देता था। और इसी उत्तर प्रदेश में भय भ्रष्टाचार की आंधियां बहती थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी राज के कारण कानून राज का स्थापना हुई है। आज यहाँ की माताएं बहनें देखिए ना, मुझे सुकून से पहले ही चैन पता से था, जीएं। आपसे भी सवाल पूछूंगी, आप भी मुझे जवाब तो देंगे हाँ, नहीं। देंगे। समाजवादी पार्टी पर आपने आरोप तो लगा दिया कि ये मेरे सवालों को इग्नोर कर रहे हैं, मेरे सवालों पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आप भी तो बताइए ना, कब तक हिंदू मुसलमान करके देश को चलाइएगा? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू मुसलमान नहीं, हमारी केंद्र की सरकार ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उसमें कहीं कोई हिंदू मुसलमान भाई फरकेट उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास बनाया है। प्रधानमंत्री आवास के कारण जितना हिंदू को मिलता है उतना मुसलमानों को मिलता है, जितना उसमें पिछड़ों को मिलता है उससे कहीं ज्यादा अनुसूचित समाज को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी समानता का भाव रखने वाली पार्टी है और सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित जब करके बारी चलने है वाली समानता सरकार है। के और इस विश्वास नाते को जगाने भारतीय की जनता पार्टी मंचों कोई से भेदभाव नहीं करती आपको है। मंगलसूत्र याद आने लगता है, आपको कर्नाटक की सरकार याद आने लगती है, आपको प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कई साल पहले दिया हुआ बयान याद आने लगता है। आप मुद्दों पर बात करिए, विकास पर बात करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों और विकास पे ही आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और जो आपने कहा कि मंगलसूत्र याद आ जाने जाता है, आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जानता है कि सैम पित्रोदा कौन राजीव गांधी के मुख्य सलाहकार हुआ करते थे। लेकिन देखिए, आज ना उन्होंने तो इस बात को छेड़ा है और सही बात है, में लिखा है, ना तो सही बात मुसलमान है शब्द इनके कि हमारे मैनिफेस्टो में लिखा देश है। के अब एक सेकंड, आशुतोष जी को चर्चा में ले आते हैं। आशुतोष द्विवेदी जी, अब सबसे ज्यादा चुटकी तो आप ही की ली जा रही है कि विरासत की जंग में आप कहीं बहुत पीछे खिसक गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को कि अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, गांधी परिवार को उतारना है कि नहीं उतारना है। प्राची, बहुत थैंक यू। आपका ये जो मंच है रजत शर्मा के 35 सालों के संघर्षों का खींचा हुआ मंच है और मैं समझता हूं कि यह गंभीर मंच होना चाहिए। अभी जो आपने सवाल किया, मैं इस सवाल का जवाब बाद में दूंगा। यही दिक्कत है, मेरे नहीं, सवाल चल। को सबसे सेकंड पर लेकर चले अच्छा, जाते हैं। अच्छा, बोलना चलिए। तो वही है जो सोच कर आए हैं। चलिए, चल नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सीईसी की बैठक में ये फैसला हो गया। मैं आपके प्रश्न का उत्तर पहले दे देता हूं और उसका देर शाम तक आपको अभी जवाब मिल जाएगा। माननीय खड़गे जी इसका जवाब दे देंगे और मैं समझता हूं कि कल सुबह आपको राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जो उत्तर प्रदेश की लोगों ये की तो आपने भावना है प्रक्रिया बताई है, वो ये कल प्रक्रिया दाखिल तो करें। मैं भी जानती वो हूँ। पर्चा दाखिल ये करने वाले प्रक्रिया हैं। तो मैं भी जानती हूँ। देरी क्यों हो रही है ये बताइए। पर्चा कल दाखिल करने वाले हैं। बात हो रही थी अभी तमाम ढेर सारे इश्यूज पर, मंगलसूत्र ये वो फलाना ढिमकाना। तो चलिए, वो हमारे मुअज्जिब दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है मेरे, ठीक है। कि पता नहीं तो मैं जनता एक बात स्वीकार आपको करेगी बता नहीं देता सरकार। हूँ कि 2 लाइन से ही आपकी बात का जवाब दे देता हूँ कि साया बना हुआ था न जाने किधर गया, साया बना हुआ था न जाने किधर गया, और पत्थर का आदमी था मोहब्बत से डर गया। तो अब सवाल इस बात का है कि हमारे मोहब्बत की दुकान अब पूरे हिंदुस्तान में खुल रही है। सीएसडीएस का सर्वे आपको हमारे सहयोगी बताई दिया अशोक यादव जी ने। तो अब आने वाले वक्त में थोड़ा कल सुबह 10 बजे तक का प्राची जी इंतजार कर ले और कल सुबह राहुल जी और प्रियंका जी आपको नॉमिनेशन करते हुए मिलेंगे। यानी आप ऐलान कर रहे हैं इस मन से कि राहुल गांधी, प्रियंका ऐलान गांधी मैं तो चुनाव नहीं कर लड़ेंगे। सकता, लेकिन ये है संकेत तो दे ही रहे हैं। पार्टी की तरफ से जो इस संकेत उत्तर प्रदेश कार्यकर्ताओं को के बहलाने के लिए दे रहे हैं या सच्चाई उत्तर है? प्रदेश के लोगों की जो जन भावनाएं हैं उसका सम्मान कांग्रेस करती है, कांग्रेस करेगी। बहुत देर कर दी लेकिन आते आते हाँ, उत्तर ये प्रदेश के लोगों को सुनते सुनते, उनके मन की बहुत बात देर को कर सुनते दी बात है, सुनते पूरा देश लगता है। नहीं कि बहुत देर कर दी आपने। देश बहुत बड़ा है और जन भावनाओं को कांग्रेस समझती है और आज से नहीं, पिछले 60 और 70 साल से समझती है। निश्चित रूप से कल उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं का सम्मान भी होगा। ठीक है, अरुण राजभर जी, इंतजार खत्म हो जाएगा, आपके साथ में ही खड़े हैं, बता रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अवश्य कल नॉमिनेशन भरती हुई नजर आ जाएंगी। हालांकि ऑफिशियल नॉमिनेशन नहीं हुआ है। आप बेशक कहें कि ये डरे हुए हैं, खुलकर बोल रहे हैं, आपके हर मुद्दे पर, आपके हर बुराई पर या आपके हर लूप होल पर ठीक से पर्दा उठाने का काम कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया और हमारे दर्शक लोग जो ये आजमगढ़ की धरती पर उपस्थित हुए हैं, मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि एक आपने गंभीर विषय पर चर्चा बुलाया। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन का संचार अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए
ये लोग मन की तसल्ली के लिए भी बोल देते हैं कि ठीक है, मिलेगा, टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा और कांग्रेस का कोई संगठन नहीं बचा है। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ रायबरेली और अमेठी में बचा, और उसमें भी अमेठी खत्म हो चुका है। अब रायबरेली का नंबर आया है, क्योंकि विकास के सामने ना ही कोई प्रत्याशी सामने आना चाहता है, ना ही कोई मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहता। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून का राज स्थापित हुआ है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हर एक सम्मानित नागरिक हो, आज वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि आज आप आजमगढ़ की धरती पर हैं। 2017 से पहले इस पूरे पूर्वांचल को अंधेरे में खड़ा किया गया था। बिजली अगर आती थी तो 4 घंटे आजमगढ़ के गांव में पहुंचती थी और 18 घंटा 12 घंटा सैफई पहुंचता था। इतना विकास होता था उत्तर प्रदेश में कि यहां से हमको लखनऊ जाने में 8 घंटा लगता था, और 2017 के बाद से यहां से लखनऊ जाने में हमें सिर्फ 3 घंटा लगता। दोनों में अगर फर्क देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ है विकास का, उस बदलाव में न तो सपा खड़ा हो पा रही है, न तो उनके गठबंधन के लोग खड़ा हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से के साथी हैं और गठबंधन के साथी बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के चाचा श्री शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि सपा को वोट मत देना, बीजेपी को जिता देना बहुमत से। इसका मतलब कि दिल में तो जो बात है वो जुबान पे आ जा रही है। पंजाब में कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दे देना, जिता देना, आम आदमी पार्टी को मत जिताना। ये क्या चल रहा है? विपक्ष आपको जिता रहा है, आपके अपने काम नहीं, तो विपक्ष की अपील आपको वोट दिलवा रही है। प्राची जी, हमारे नेता बार बार इस बात को कहते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, कि विपक्ष के नेता कुछ लोग सट के मदद कर रहे हैं एनडीए का, कुछ लोग हट के मदद कर रहे हैं, और इतना मदद कर रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा ही नहीं बचा है। बार बार ये कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा। जब तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, एनडीए के साथ आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। ये भ्रम में मत रहिएगा। इस देश में ये कह रहे हैं संविधान तो 2022 में भी खत्म कर रहे थे, ये 2022 में कह रहे थे कि भाजपा की सरकार बन जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान खत्म हो जाएगा। हमें लगता है कि न तो इनका न संविधान खत्म हुआ, न लोकतंत्र खत्म हुआ, समाजवादी लेकिन ये पार्टी साथ जरूर कब खत्म तक रहेगा राजभर साहब का और एनडीए का, ये बताना भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कभी इधर कभी इधर, नहीं, देखिए, हर जगह बैटिंग करके आते हैं। राजनैतिक फैसले समय के अनुसार होते हैं, लेकिन सिद्धांतों से होते हैं। हमने अति पिछड़ों को हिस्सेदारी देने की बात किया। ठीक है, आप बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में एक बंजारा बिरादरी को उन्होंने टिकट दिया हो तो बता दें। ठीक है, बहुत छोटा सा जवाब को दीजिएगा। टिकट दिया हो तो बता दें, एक नाई को टिकट दिया हो तो बता दें। लेकिन हमारे एनडीए के लोग बंजारा को भी टिकट दिए हैं और कौन को भी टिकट दिए हैं, उनको भी राजनीतिक भागीदारी दी है। आप आपस में ही लड़े हैं और आपस में लड़कर जिता रहे हैं आप एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को। देखिए ऐसा है प्राची जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक नारा देते थे, दिया था उन्होंने, आज भी वो नारा उनका है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन मोदी सरकार में एक नारा आया, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा और जनता की जान की कीमत पर भी धंधा दूंगा। आपको याद होगा 52 करोड़ रुपया किसने दिया था भाजपा को? भारत सीरम ने दिया था ना। अब भारत सीरम की वैक्सीन लोगों की जान ले रही है। अच्छा, चंदा सिर्फ भाजपा ने लिया था क्या? लोगों को ब्रेन एक चीज और बता दीजिए, चंदे पे आप बहुत गंभीर हैं अशोक जी, एक मिनट, चंदे पर आप बहुत गंभीर हैं, तो सिर्फ बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने चंदा लिया था? आज बताई दीजिए ताकि इनसे सवाल पूछूं। देखिए जितने का विरोध करते हैं रात में, अंधेरे में वैक्सीन लगवाते हैं इनके नेता। प्राची जी मैं बता दे रहा हूँ, अंधेरे में चंदे का अगर हिसाब देखा जाए तो लगभग 60% चंदा अकेले भाजपा ने उठाया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। 60%। ये पहली ऐसी सरकार है। साथियों पर सवाल पूछे तो आप हिसाब देखेंगे, देश को परसेंटेज देखेंगे अशोक जी। कानून बना के लूटा है। करना चाहिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे ठीक से अध्ययन इनको करना चाहिए। आप डिसाइड कर लीजिए कौन से साथी को बोलना। कह रहे हैं कि हम चंदा की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि 20 साल तो आपकी सरकार थी, जो रिवर फ्रंट के घोटाले हुए वो चंदा कहाँ गया पैसा? जो एक्सप्रेसवे के घोटाला हुआ उसका पैसा कहाँ गया? ये सफाई में गया कि आजमगढ़ में भी आया? साल से क्योंकि आजमगढ़ में ये कहते थे कि यहाँ विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है। हिम्मत है जो आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार, उसकी जांच करा के उसकी रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत करिए। खाली भ्रष्टाचार से नहीं काम चलेगा। इतने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आपके पास है अशोक जी, आपको तो कब का कोर्ट चले जाना चाहिए और एक्सपोज कर देना चाहिए, जीत हासिल कर लेनी चाहिए। अब एक मिनट सर, कंप्लीट समाज के जो नेता भाजपा में है वो लीडर नहीं है, लोडर है। अब वो क्या बन के गए खड़े हो जाइए लीडर, वो बताएंगे। अभी बताइए विरासत की जंग में कौन पिछड़ा है और कौन आगे बढ़ रहा है? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के
प्रवक्ता से पूछना हम चाह रहे हैं कि जब इनकी सरकार रहती है तो इनको पीडीओ नहीं याद आता है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट याद नहीं आती है। जब इनकी सरकार चली जाती है तो इनको पीडीओ याद आता है। इनकी सरकार थी तो 27% आरक्षण में क्यों नहीं बंटवारा किए, जिसका जीता जागता उदाहरण माननीय प्रकाश राजभर जी बार बार कहते थे कि पिछड़ों का हक दे तो 27% बंटवारा कर दो, ये नहीं बांटे तब तो हम लोग अलग हुए। आरक्षण पर दोहरा मापदंड है। और किसी का सवाल है? खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मैं राघवेंद्र मिश्रा। आरक्षण पर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? मेरे हिसाब से तो सपा और कांग्रेस दोनों झूठ बोल रही हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा इन दोनों पार्टियों से ये सवाल है कि आपके गठबंधन में शामिल लोग सनातन के खिलाफ हर तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो सनातन और हिंदुत्व इन्हें वोटिंग क्यों करे? अब इसका जवाब तो दीजिएगा। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, दीजिए। यहीं के सांसद माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी का एक वायरल हुआ था वीडियो, और वो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी उन धर्मगुरु का पैर छूते हैं, रामभद्राचार्य जी। उनके साथ उनके सामने जब गुरु जी ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने क्या बोला था कि ये मेरी धर्मपत्नी है। और कल एफिडेविट में क्या लिखे, एफिडेविट में क्या लिखे, ये सनातन धर्म है। अच्छा, ये सनातन धर्म है। अच्छा, रुक जाइए। हिंदू धर्म गुरु का अपमान कर रहा है। दिक्कत ये है ना, जब आपसे सनातन पर सवाल पूछे तो आप पर्सनल चले जाते हैं। अरे पर्सनल टिप्पणी करने लगते हैं, निजी जीवन पर टिप्पणी करने लगते हैं। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। दिक्कत ये है ना सर, एक मिनट, बस एक मिनट। एक सवाल का जवाब सिर्फ इतना दे दीजिए, इनका गलत, भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का गलत, आपका सही हो जाएगा? जस्टिफाई कर देंगे आप जो स्टालिन ने कहा था? जस्टिफाई कर देंगे आप राम मंदिर के टाइम पर जिस तरीके की सियासत हुई थी? जस्टिफाई कर देंगे आप अपने अध्यक्ष जी का बयान जो शिव और राम को लड़ाने में लगे हैं? ऐसा देखिए, भगवान कांग्रेस के राष्ट्रीय, हाँ, भगवान राम के नाम पर 20 करोड़ रुपए का अनड्यू बेनिफिट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया। मैं नहीं कर रहा हूँ, सीएजी की रिपोर्ट कर रही है। भगवान राम के नाम पे जमीनों की दलाली की गई। ये जवाब नहीं कौन था। किया जमीनों की दलाली? हाँ। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ का मेयर किया, वहाँ के नेता ने किया। ये जवाब नहीं था। जमीनों आगे की से दलाली देखिए, करप्शन अब गर्दन राम ना के नाम हिल पे कर रहे हैं रही है। लोग ये ना। जवाब नहीं था। सवाल है आपका, खड़े हो जाइए। मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहती हूँ कि ये बोलते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे या संविधान बदलेंगे। इंदिरा गांधी जी के समय में भी संविधान बदला गया था, राजीव गांधी जी के समय में भी संविधान बदला गया था, तो ये क्यों आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि संविधान बदला जाएगा? और दूसरा प्रश्न मेरा सपा से है कि जो ये महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, ये क्यों ऐसा है कि सुरक्षा नहीं दे पाते हैं? समाजवादी पार्टी से आपका देखिए, सवाल। महिलाओं हालांकि की सत्ता सुरक्षा में नहीं है वो, प्राची सत्ता में जी, नहीं है वो। देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि हाँ, खड़े सनातन हो के जाइए। खिलाफ। क्या समाजवादी पार्टी के नेता रामचरितमानस के प्रतियां नहीं जलाए थे? क्या इस देश में जो हमारे सनातन संस्कृतियों का अपमान नहीं किए थे? क्या श्री अखिलेश यादव जी का बयान आया? नहीं आया। क्या उन्होंने कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे? इसका मतलब एक तरफ आप हिंदुत्व को मानते हैं और दूसरी तरफ एक जाति को खुश करने का इरादा रखते हैं। आप अगर खुलकर काम करना चाहते हैं तो 500 साल बाद करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आपने खिलवाड़ चलिए, किया। बहुत छोटा जवाब आपको दीजिए। माफी मांगना जी, चाहिए कि देखिए, नहीं, हम आपको- माफी मांगते हैं। जो आपको एक 500 वीडियो साल देखना बाद भगवान चाहिए। राम का भव्य माननीय मंदिर प्रकाश निर्माण हुआ, राजभर जी का एक तो वीडियो एनडीए की है सरकार में जिसमें वो निर्माण कह हुआ। रहे हैं कि हमको भगवान राम नहीं चाहिए, हमको सत्ता दे दो, भगवान राम को तुम ले लो। किसका वीडियो? माननीय प्रकाश राजभर जी का, आपने पिताजी तो का। वो भगवान राम को लेकर के शिक्षा तक नहीं माननीय दिया। प्रकाश राजभर जी का वीडियो मैं अभी दिखा आजमगढ़ में- सकता हूँ, मेरे पास प्राची मोबाइल जी, में है। अब उन्होंने ये कहा झूठा था, आरोप देखिए, लगा उनके रहे हैं। वीडियो ले लो, पर उनके हमको वीडियो सत्ता पर दे जवाब दो। देंगे अरुण भगवान राजभर राम जी। के राज में, आपको जवाब राम देना राज में है, पिछड़ों आपको का, जवाब दलितों देना का है शोषण आपके होता था। सनातन प्रेम ओम पर। प्रकाश राजभर आपको जी का बताना वीडियो है कि निकालिए, प्रभु यूट्यूब श्री राम का अभी न्योता आपको देखिए, क्यों नहीं आता इनका है? क्या है कि ये पहले कहा करते थे, आप इसी वीडियो आजमगढ़ में निकालिए, कहते प्रकाश थे राजभर अच्छा, मैं सवाल दे रहा हूं, एक आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। कहते थे। हाँ। लेकिन जब हमारी सरकार, एनडीए की सरकार बनी और विश्वविद्यालय बनाया तो भव्य निर्माण हुआ महाराजा सुहेलदेव। ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूं, नाम। अब ये हमारे आजमगढ़ के नौजवानों के राजभर, भविष्य के बारे में राजभर जी, चिंता राजभर जी, करते हैं। एक मिनट रुक ये जाइए, कहाँ हाँ। चले जाते हैं, इनको खुद ही नहीं पता होता। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विकास पर बात कर रहे हैं। मैं सांसद के तौर पर अखिलेश यादव जी से जानना चाहता हूं कि एक भी बड़ी योजना, अगर इन्हें मैं चुनौती दे रहा हूं कि सांसद के तौर पर अगर एक भी बड़ी चुनौती अगर मुझे दिखा दें तो मैं इस्तीफा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी से तैयार हूं। और दूसरी बातें भी अच्छा, आप नेता हैं, कार्यकर्ता हैं? करता है। और विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय इत्यादि, रिंग रोड, अगर आप विकास को देखेंगे तो मुंह छिपाने की जगह नहीं। अब ये देखिए, विकास पर तो बहस है। नाम बताइए, अभी नाम बताइए अपना। मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय अरुण राजभर जी आए हैं, अभी एक सीट तो अपनी हार ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का लोग बहुत ही बता हार रहे हैं। और जो विकास की बात कर रहे हैं,
ये आज फैसला हम करेंगे बात कर रहा हूं। कौन जीतेगा एक कौन भी हारेगा। काम भारतीय जनता पार्टी जनता के लोगों फैसला के कर द्वारा चुकी नहीं किया है। गया। उत्तर जो भी प्रदेश काम में हुआ 80 है, की 80 माननीय अखिलेश यादव जी जीतेंगे। अच्छा, सपा की बोहनी नहीं होगी। यानी आप 80 की यानी आप 80 भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिषी हैं। भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ मैं, ज्योतिषी नहीं हूँ। ज्योतिषी या भविष्यवाणी भारतीय जनता पार्टी उत्तर लोग प्रदेश करते की हैं। जनता का जो भी काम फैसला हुआ ये है, करेंगे। अभी ये जो रोड बना हुआ है ना, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। यही एक्सप्रेस वे जो 3 घंटा में तय कर रहा है आजमगढ़ की प्राची जनता, जी, ये अखिलेश यादव बताइए, बनाया। इनसे ये पूछिए सारा काम अखिलेश यादव। मैडम सर और भी सवाल है, रुक जाइए। प्राची जी, और इनसे ये भी पीछे से सवाल पूछिए। है। हाँ, खड़े हुए, नाम बताइए। सूरज सिंह नाम है। सूरज सिंह नाम है। किससे सवाल है आपका? सपा के नेताजी बोल रहे हैं कि आजमगढ़ में विकास हुआ। अखिलेश यादव चुनाव जीतने के बाद यहाँ जीत का प्रमाण पत्र लेने नहीं आते हैं, विकास की बात करते हैं। एक रात यदि वो आजमगढ़ में बिताए हो तो बहुत बड़ी बात है। दिनेश लाल निरहुआ ने यहाँ से चुनाव हारा एक बार, उसके बाद भी यहाँ पे आए और चुनाव यहाँ की जनता ने उनको जिताया। अच्छा, ठीक है, मैं सवाल लेती हूँ। अरुण राजभर जी, एक सेकंड। भारतीय जनता पार्टी से सवाल था और उधर से सवाल पूछा गया। विकास की बात आप लोग करते हैं, सारा विकास समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कराया है। आपने क्या परिवर्तन किया है इन 1.5 सालों में, 2 सालों में? ये बता प्राची जी, दीजिए। मैं स्पष्ट करना अच्छा, चाहता ये हूँ सुन लेते हैं अब कि आजादी के इतने वर्षों बाद यही आजमगढ़ जो साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी आजमगढ़ की एक अलग पहचान थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसकी पहचान बदला था और 2014 और 17 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने इस आजमगढ़ की पहचान को फिर से बदलने का काम किया। आजादी के इतने वर्षों बाद यही आजमगढ़ जो सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से महत्व रखता था और आजमगढ़ के लोग यहाँ विश्वविद्यालय की मांग आजादी के समय से रखे थे, लेकिन आजमगढ़ में विश्वविद्यालय कब बना? यह योगी जी की सरकार के कारण राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की। जो मेरे समाजवादी पार्टी के साथी भी कर रहे थे विकास की, इनके विकास के जो पैमाने थे वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। जो विकास के इनके पैसे आते थे, हाँ। उसको समाजवादी पार्टी के लोगों में बंडर बांट होती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, जो अभी हमारे अरुण राजभर जी कह रहे थे 8 घंटे में जाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कारण 3 घंटे में लखनऊ जाते हैं। जो आजमगढ़ का आदमी काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए 4 घंटे में जाता था, आज 2 घंटे में जाता है। और आजमगढ़ से चाहे उसको गोरखपुर जाना हो, बनारस जाना हो, लखनऊ जाना हो, बलिया जाना हो, ये आजमगढ़ के कारण हुआ है। और मैं एक बात और कहूंगा, समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी आए हैं, एक प्रेस ब्रीफिंग में कर रहे थे कि आजमगढ़ से दोहरी घाट का रोड, उनको पता ही नहीं कि 4 लेन पास हो गया और पैसा उसका आ गया, इनको पता भी नहीं। आधी अधूरी जानकारी है, इनको पता भी नहीं था। क्योंकि आपके जो नेता है आजमगढ़ में रहते हैं, नहीं जीत का सर्टिफिकेट लेने नहीं आते, हार के बाद मुंह नहीं दिखाते। प्राची जी, धर्मेंद्र यादव जी के लिए मैं व्यक्तिगत तौर से मैं बता रहा हूँ, बदायूं में सुन लीजिए भाई साहब, बदायूं में धर्मेंद्र यादव जी ने अपना खुद का घर ले लिया था, तब वहाँ नेतागिरी शुरू किया। आजमगढ़ में समाजवादी उनका आवास केवल एक-एक करके बोल रहे हैं अरुण राजभर जी। और देखिए राय साहब, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, अब ये तो न्याय नहीं होगा ना, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप दोनों मिलकर साथ ही मिलकर घेर रहे हैं आप समाजवादी पार्टी को। बोलने दीजिए, कहाँ है ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोलने दीजिए, बोलिए सच बोलवाइए, जनता ने सच बोले। रुकिए देखिए प्राची जी, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, सांसद हमारे धर्मेंद्र यादव जी बदायूं में जब सांसद थे, उन्होंने वहां पे अपना निजी मकान बनवाया। आजमगढ़ में भी निजी मकान उनका बन रहा, 80% बन गया है, यहीं रहेंगे। दूसरी बात, आपने विकास की करी, भाजपा सरकार में विकास हुआ है, मैं मान रहा हूं। इन्होंने इतना विकास किया है कि देश के 765 जिलों में 3 स्टार अपना हेडक्वार्टर बनवाने का काम किया है, देश के पैसे को लूट करके। दूसरा विकास पाया लगता है कुछ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने में बनाता है, जिले में मेडिकल आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को बोलने नहीं दूंगा। आप देखिए, भाजपा को बोलने नहीं दूंगा। मैं इन लोगों को हल्ला करूंगा, मैं भी हल्ला करना जानता हूँ। समाजवादियों से ज्यादा हल्ला लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी वो अब बोलने नहीं देंगे, अब आप उन्हें परेशान मत करिए, मुझसे ज्यादा हल्ला नहीं कर पाएंगे ये लोग। बोलिए। मैं इनके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। हल्ला नहीं कर सकते मुझसे ज्यादा। 2017 से पहले यहाँ जनता जनार्दन है, यहाँ सम्मानित बोल रहे हैं ये लोग, जनता जनार्दन, दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। इनसे पूछिए एकदम कि 2017 से पहले 100% झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी नकल बातों के का साथ, विश्वास करने लायक उत्तर नहीं प्रदेश है। में नकल युक्त परीक्षाएं होती थी। पिताजी
कहते थे क्या हम उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज के लोग 2017 के लीडर बाद होते हैं। यहाँ नकल अब आपस में लड़ते रहिएगा तो कौन आजमगढ़ की बात करेगा? यहाँ नाम नकल बताइए। नहीं हो पा रहा है। अच्छा रुक जाइए नकल नहीं खुल रहा है। अशोक जी और अरुण राजभर जी, आइए सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। आप तो लड़ते रहिएगा, चुनावों में भी लड़ना है, जनता को फेस करते हैं। नाम बताइए। अमन गर्ग, किससे सवाल है? मेरा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो ठगबंधन इनकी पार्टी है, उससे मेरा सीधा सवाल है कि आजमगढ़ जो इन्होंने बताया कि हमारी जागीर है, समाजवादी गढ़ बताते हैं अपना, इनको पहले ये जानना चाहिए कि ये आजमगढ़ महाराजा दुर्वासा ऋषि की धरती है, महाराजा सुहेल देव की धरती है, राहुल संस्कृतायन की धरती है, ये मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का गढ़ नहीं है। दूसरी बात, ये जो सनातन धर्म पर जवाब देते हैं, इनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज जो इनके बेगाने बन के घूम रहे हैं, उन पर कब तक ये चुप्पी साजे थे? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले थे जब भगवान राम के ऊपर उन्होंने तमाम प्रकार के प्रश्न उठाए थे? ये सवाल तो है आपसे। न्योते को, राम मंदिर के न्योते को इन्होंने ठुकराया था। ठीक है, छोटा छोटा सवाल, खड़े हो जाइए। नाम बताइए। अजीत पांडे, मैं आजमगढ़ से बोल रहा हूँ, आम जनता की तरफ से। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से भी है, भारतीय जनता पार्टी से भी है। पहला सवाल समाजवादी पार्टी से पूछूंगा कि 2019 में मुलायम सिंह गायब हो गए। दूसरा सवाल, धर्मेंद्र जी चुनाव हारे, गायब हो गए। अब बात करते हैं पीडीए की। पीडीए के बारे में आजमगढ़ पूछता है। पीडीए मतलब है कि फरार धर्मेंद्र आजमगढ़ कब आएंगे? अब माननीय, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूं कि माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने 15 महीने का काम, 15 साल का काम 15 महीने में कर दिया। यदि जनता उनको मौका देती है तो 5 साल में आपका क्या कर देगी? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं 4 अच्छा। काम, 4 हाँ। काम, 15 महीने में 4 काम। अब वो 4 काम समाजवादी पार्टी के 4 काल के बराबर है। वो 4 काल के बराबर अच्छा, है। अब रुकते हैं, 1 मिनट रुकते हैं, सवाल के जवाब लेते हैं। 1 सेकंड, आ रही हूँ। सवाल का जवाब ले लेते हैं। सनातन पर आप तो सीधा सीधा बीजेपी और इनको ही घेरेंगे, आप ही सीधा सीधा बता दीजिए, क्योंकि कांग्रेस का तो स्टैंड इस पर कैसा रहा है किसी को समझ में नहीं आता है। सर, सनातन पर जितने वार होते हैं, ये खामोशी क्यों साध लेता है पूरा का पूरा अलायंस? चलिए प्राची, सनातन का ठेकेदार अगर आपने घोषित कर दिया है इन लोगों को, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप बन जाइए सर, जवाब दे दीजिए। नहीं, मुझे भी कोई सनातन की ठेकेदारी करने का शौक नहीं, नहीं है। मान होगा तो कम से कम चलिए, मैं खारिज आगे तो करेंगे। बताता हूँ। नहीं, आगे नहीं, सनातन पर पहले जवाब दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे फिर। सनातन पर हमारा जो स्टैंड है वो आपको भी काफी क्लियर है। नहीं, मुझे क्लियर नहीं है। जिस बात को आप समझना और समझाना चाहती हैं, निश्चित रूप से ये देश की जनता जानती है और हमारा धर्मनिरपेक्ष मॉडल है। देखिए, ये सवाल मैंने पूछा नहीं था आशुतोष जी, ये सवाल मैंने पूछा नहीं था। ये सवाल जनता के बीच में से आया, आप क्लियर जवाब दे देंगे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, गोलमाल तो नेताजी घुमाते ही। सवाल तो ये था कि जब सनातन का इनकार किसको है? होता राम हमारे तो हैं, आप लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? हमारे हैं, उनकी आस्था और उनका जो विषय है वो हमारा है, पूरे कांग्रेस का है, पूरे देश का है। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि जो ये सवाल है, ये सवाल सतही है, बोलते नहीं। और इस सवाल का जवाब देने के पहले होता है तुम्हारे साथ नहीं, बोलते नहीं। जी, मैं इस सवाल का जवाब देने के पहले 2 शब्द और कहना चाहता हूँ। ये मृगांक छोटा भाई है मेरा, सुन लीजिए। कांग्रेस से स्टैंड पूछने से पहले मैं बनाना चाहता हूँ। अच्छा, बैठ जाइए, चलिए जवाब दे देता हूँ। बैठ जाइए। हाँ, बोलिए। मैं 4 लाइन में इनका जवाब दे देना चाहता हूँ। बोलिए। कि समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती है, मगर साहिल से छूटी कश्तियां कुछ और कहती है। जुबा कुछ भी कहे तेरी, मगर ये तेरे दामन पर लहू के रंग की बुलकारियां कुछ और। देखिए, किसी बात पर ताली बजाए ना बनाए, अब इस पर तो बजाई दीजिए। सनातन पर नहीं बोलेंगे, शेर और शायरी कर जाएंगे। अभी मैंने बोला राम हमारे हैं, दिल्ली वाले, भगवान शिव पंजाब वाले जानते हैं इससे ऊपर है। अरे सर, खामोश क्यों हो जाते हैं? कौन सा स्टैंड क्लियर करना है आपको? अरे मैं बता रही हूँ ना, सुनिए तो आपको मेरा सवाल समझ में आ जाएगा। एक तो आप खामोश क्यों हो जाते हैं जब राम पर कोई टिप्पणी करता है, सनातन धर्म की तुलना अगर बीमारियों से कर दी जाती है, आप एकदम चुप हो जाते हैं। राम मंदिर बुलाया जाता है, आप जाने से इनकार कर देते हैं, और अभी तक फुर्सत नहीं मिली कि आप दर्शन कराएं प्रभु श्री राम। नहीं, बिल्कुल जाएंगे भगवान श्री राम दर्शन करने। मैं तो गया था भाई। कब जाएंगे आपके नेता? अब आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं तो गया था। राहुल जी नेता हैं आपके? नहीं है? राहुल जी हमारे नेता हैं, प्रियंका जी हमारे नेता हैं, सोनिया जी हैं। तो कब जाएंगे? कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम जाएंगे वहाँ पर। कब जाएंगे? कौन सी बड़ी बात है? तारीख पूछा करते थे। जाएंगे। बरस नहीं बताया कि मंदिर अगर राम है तो राम के पास कब जाएंगे? आप देखिए, सुनिए, वो कह रहे हैं आपने जब नहीं बताया बरसों तक कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम क्यों बताएं? हम कब जाएंगे? हमने तो तारीख भी बताया, हमने काम भी किया और संविधान सम्मत हमने काम किया।
जो 500 वर्षों तक इस देश की जनता बाट जो रही थी, हमने संविधान सम्मत काम भी किया और अपने ऐसे बैठ मर्यादा के खराब मत पुरुषोत्तम करिए ना राम फिर। को हमने याद भी तो किया। खराब मत करिए। हाँ बोलिए। हमने तो काम भी किया और इस देश की करोड़ों करोड़ों की आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके आस्था के सबके केंद्र हैं, हमने तारीख भी बताया, हमने समय भी बताया, हमने उस समय इनको जहां तक निमंत्रण मुझे भी दिया, जानकारी है, सुप्रीम हमको कोर्ट के निमंत्रण भी आदेश के दिया। बाद राम मंदिर बना ना। हम तो संविधान आपने तो ऐसा लगा जैसे पेटेंट ही करा लिया भगवान। नहीं, हमने तो पेटेंट इसीलिए नहीं, इनको सनातन हमने की जो तो कहा ठेकेदारी ये कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये सनातन हमने ठेकेदारी कहा करें। संविधान ये सम्मत। ठेकेदार थोड़ी ना सनातन के। संविधान के आधार पर इनको किसने संविधान ठेकेदारी दी के है आधार सनातन पर करने की? हमने वहाँ कौन है ये राम सनातन मंदिर का ठेकेदारी कर निर्माण रहे हैं? किया है, संविधान के सवाल? साथ हमने किया है। रुकिए एक मिनट। हाँ मैडम, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि आपको सबसे अधिक अगर मत देता है तो यादव देते हैं, यादव जात के लोग, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो आपको सिर्फ परिवार याद आता है, यादव भूल जाते हैं। अब देखिए, इसका सवाल दीजिए, इस सवाल का जवाब तो दे ही दीजिए। सवाल तो सब पूछते हैं, पहले फिर दूसरे सवाल में खो जाएंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। एक मिनट। हाँ बोलिए। यादव परिवार पर आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोग भी बैठ जाइए। हाँ देखिए, इस सरकार में, योगी सरकार में एक मिनट। हाँ एक पुष्पेंद्र यादव का नाम आपको याद होगा, जिसकी इनकाउंटर कर दिया गया था योगी सरकार के द्वारा, और लगातार योगी सरकार इनकाउंटर करने वाले अधिकारी को बचाती रही, तब तक बचाती रही जब तक माननीय हाई कोर्ट का सवाल ये था क्या? आदेश नहीं आया। ये सवाल का तो मैं उत्तर ही बता रहा नहीं हूँ, है। मैं बता रहा हूँ। सवाल का उत्तर ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप आप पूछिएगा, बताइए। पूछ जवाब आप- देंगे। मैं बता रहा हूँ। इनके पास जवाब है। सबसे ज्यादा प्राची जी, हाँ, ये जरूर बताएंगे। भाई, मैं भी जानना चाहती हूँ। प्राची जी, प्राची जी, और राजभर जी, मैं भी बता रहा जानना हूँ, चाहती हूँ मैं इसके बता पीछे रहा का हूँ, कारण क्या है, बताइए। मैं बता रहा हूँ। इस सरकार ने हाँ। जिस तरह से टारगेट किलिंग किया है यादवों का, जिस तरह से टारगेट किलिंग किया है यादवों इसीलिए का, परिवार के आज तक 5-5 किसी यादवों को सरकार ने मैदान नहीं में किया। उतार देंगे। यादव के हत्यारी इसीलिए योगी पूरा सरकार परिवार है। मैदान में सबसे उतरेगा। ज्यादा यादवों की हत्या इसी सरकार में हुई तो है। यादव सिर्फ आप कोई मुलायम यादव परिवार अधिकारी ही है। बताइए बड़े पदों पे। भारतीय जनता यादव पार्टी- सिर्फ मुलायम परिवार ही है। भारतीय जनता कोई पार्टी यादव अधिकारी बताइए, ऐसा भी- जो डीएम हो, जो राजभर जी, कमिश्नर हो, अच्छा सुनेंगे, जो डीजीपी हो, सुनेंगे मेरी बात, जो मेरी बड़े बात पदों पे सुनेंगे, है। मेरी जी। बात सुनेंगे। मैं ये कह रही हूँ, इन्होंने यादवों के साथ बुरा व्यवहार किया, आप ये मानते हैं, ठीक है। तो क्या सिर्फ एक ही परिवार है जो यादवों का भला कर सकता है, या एक ही परिवार यादवों का इतना बड़ा है कि बाकी कोई याद नहीं आता टिकट देखिए, वितरण ऐसा में? है, हम तो जब कहे आप अशोक यादव यादव परिवार को की ही बात दे कर दिए रहे हैं, आप यादव परिवार की बात कर रही हैं। हमारे यहाँ किसी यादव परिवार में नॉमिनेशन नहीं होता है। जैसे अमित शाह के लड़के को बीसीसीआई का चीफ बना दिया गया, हम लोग जनता के बीच सीना ठोक के जाते हैं, जनता के यहाँ अपने भीख मांगते हैं वोटों की। चलिए, इनकी जनता कमी जब पर हमें ज्यादा फोकस। विजयश्री देती है तब हम लोग जवाब चुप जाते हैं नहीं लोकसभा आया। में। अरुण राजभर जवाब जी, इसलिए अशोक नहीं यादव रहेगा। को ही दे देते तो देखिए, सबसे बड़ी आजमगढ़ बात का है भला हो कि जाता। जब इनके पास सवालों का बैठिए। जवाब नहीं होता है तो यहाँ से ले जाकर वहाँ घुमाते हैं। मेरा इनको ये बताना एक चाहिए मिनट बस, 2017 से पहले इनको भी एक आंकड़ा देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आप देखिए, में मेरा कितने काम दंगे ये होते खुद कर थे। रहे हैं, देखिए रोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की मेरा- पहचान इन्होंने क्या बनाया था, भैया ये रुकिए। आजमगढ़ के लोगों को बताना चाहिए। लाल और पीले। हाँ, मेरा अपोजिशन से ये सवाल है कि वो बिजनेसेस को गाली देते से अंबानी अडानी को, और जब इनकी तेलंगाना में सरकार में बनती है तो इनके मुख्यमंत्री सबसे पहले अडानी से ही जाके हाथ मिलाते हैं और प्रोजेक्ट्स देते हैं। ऐसा क्यों? खड़े हो जाइए, सवाल था आपका। जी, मैं प्रवीण सिंह, मैं अशोक जी से एक प्रश्न करूंगा कि बहुत सारी बातें देश और प्रदेश स्तर पे तमाम हमारे लोगों ने पूछा है। मैं आजमगढ़ में बैठा हुआ हूं और आजमगढ़ के नागरिक की हैसियत से एक बात पूछना चाहता हूं। पिछले दिनों जो है वो बहुत ही बड़े मतों के अंतराल से अखिलेश जी यहां से चुनाव जीते थे। जीतने के बाद जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि वो सर्टिफिकेट लेने तो नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद मुझे ये जानकारी है कि उनका कोई प्रतिनिधि भी दूसरे कार्यकाल के उस 1.5 वर्ष के पहले जो उनका था वो उसमें उन्होंने कोई प्रतिनिधि भी नहीं बनाया था। पहला चीज। दूसरा जो है एक एक सवाल पूछे, बाकी लोग भी है ना। उसी के साथ का है। दूसरा जो है वो ये है कि उन्होंने अपने सांसद निधि का कोई भी सार्वजनिक जगह पे कहीं कोई बोर्ड नहीं दिखाई दिया कि जिसमें वो अपने सांसद निधि का कोई पैसा खर्च। आप एक सर और भी बहुत सारे लोग हैं सर। हाँ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। एक सवाल हमारा कांग्रेस से है। एक एक सवाल ही पूछिए। कांग्रेस से मेरा ये सवाल है कि रोज इनके राष्ट्रीय नेता जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए कि वो किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, उनका परिवार की हो जाए। व्यक्तिगत ही पूरे देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं जातियों में, पहले अपने परिवार का बता दें राहुल गांधी, उसके बाद देश को बांटेंगे। हाँ बताइए। समाजवादी
प्रवक्ता जी से मेरा सारे सवाल विपक्ष से ही है जी, उन्हीं से मेरा है। जो पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी कोरोना जैसी थी, तो आजमगढ़ के सांसद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। आजमगढ़ में वो कई बार झांकने आए थे, कई बार आजमगढ़ की जनता से उन्होंने हालचाल लेने आया था। उम्मीद करूंगी सीधा जवाब देंगे। पहला तो ये सांसद निधि से कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। दूसरा ये कोरोना जिस पर लेकर सबसे ज्यादा इन पर हमलावर रहते हैं आप, कहाँ थे सांसद साहब जब आजमगढ़ को जरूरत थी? देखिए, मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ। यहीं पे कोलघाट पानी से डूब जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब सांसद थे, अपने सांसद निधि से 45 लाख रुपया दिया था पंप लगवाने के लिए। और ये नकारी योगी सरकार का प्रशासन उस पंप को नहीं लगवा पाया, पैसा वापस चला गया। दूसरी बात, आपने कहा कि उनका क्या विकास है। मैं आपको पूछता हूं, आजमगढ़ में समाजवादी कोरोना में कितनी बार आए? हाँ, कोरोना की बात में बता। देखिए, कोरोना की बात मैं बता रहा हूं। लेट मी से हाँ, बोलिए। अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाया गया पीजीआई या और उनके द्वारा दिया गया मुफ्त एम्बुलेंस 102 108 एम्बुलेंस, जिस तरह से रामायण के समय जिस तरह से हनुमान जी संजीवनी जी लेकर के लक्ष्मण की जान बचाए, उसी तरह अखिलेश यादव जी के एम्बुलेंस ने आजमगढ़ की जनता की जान बचाई। के आखिर में आपको भगवान याद आई है। आप आरोप लगाते हैं इन पर, आपने भी हनुमान जी का सहारा ले लिया। अशोक यादव जी, आपने भी अपने नेता को भगवान बताए दिया। भगवान कृष्ण को जब राजनीति में सब एक ही रंग में लगे हुए तो छीटाकशी करते हैं। बात करिए ना, निकले नहीं अखिलेश बाबू। मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जनता जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ